you. So today we will start another section of Unit 5, that is compacting equipments. इस यूनिट में we will see कि अलग अलग कौन कौन से कॉम्पैक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे सॉइल को डेंसिफाई करने के लिए, और अलग अलग इक्विपमेंट्स की अलग अलग जगह पे कैसी एप्लीकेशन होती है. So you can see in this front page only, in the front slide, that there are different types of equipment. One is this is smooth roller, and the second is grid roller, and the last one is shift foot roller. We will explain each rollers one by one, and after the discussion, after the complete video, we will able to understand the meaning of rolling, the different types of roller used for different types of soil, and how different type of rollers derive their source, means source of compaction. अलग अलग rollers किस बेसिस पे अपना कॉम्पैक्ट करते हैं सॉइल को, उनके बीच पे कोई थ्राइविंग फोर्स होता है, जैसे कि हो सकता है कि वो वेट अपने वेट से करे, हो सकता है कि वो वाइब्रेट हो, उस वजह वाइब्रेट करने के क्रम में सॉइल को कॉम्पैक्ट करे, या एट द लास्ट हो सकता है कि उनमें जो है वो टेंडम रोलर्स, स्मूथ व्हील रोलर्स की वजह से, या आपको जो आपका न्यूमेटिक टायर रोलर्स है, जैसे टायर में काफ़ी हाई प्रेशर में हवा भर दिया जाता है और जब वो रोल करता है तो उससे रोलिंग होती है. तो वी विल सी दीज रोलर्स, एंड एट द लास्ट वी विल आल्सो सी द रैमर्स. एक रैमर एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट होता है, वो पोर्टेबल इक्विपमेंट होता है जो कि वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर रोलर्स यूज़ नहीं कर सकते. तो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द कन्फाइंड एरियाज. कन्फाइंड एरियाज में हम लोग रोलर यूज करते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, आई वुड लाइक टू रिवाइज this compaction, as you have already studied in the last semester about the compaction. So I'm just revising it again कि compaction is a process of densification of soil by application of mechanical energy. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप सॉइल को डेंसिफाई करते हैं, जिसे आप एक आपका नेचुरल स्टेट में, आई एम सो मूविंग माई कर्सर, यू कैन सी दिस इज द लूज स्टेट इन विच देर आर अ लॉट ऑफ वॉइड्स. बहुत सारे वॉइड्स आपस में हैं, और इस वॉइड्स के कारण इनकी वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है. इस ज़्यादा वॉल्यूम के कारण क्या होता है, जो इनकी क्वालिटी पैरामीटर होनी चाहिए, जैसे कि बियरिंग कैपेसिटी, परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, तो ये कम हो जाता है. तो हमको क्या करना पड़ता है, इसकी वॉल्यूम को हमें कम करना है, और उस वॉल्यूम को कम करने के लिए हम लोग इस सॉइल, लूज सॉइल के ऊपर पर कोई मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं. उस मैकेनिकल एनर्जी के लगने से ये जो एयर है वॉइड्स में, ये निकल जाता है, और ये एयर वॉइड्स निकलने से जो सॉइल का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा था, कॉम्पैक्टेड सॉइल का वॉल्यूम कुछ कम हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट पोर्शन में, ये कॉम्पैक्टेड सॉइल है. ओके, नाउ वी विल सी कि क्या नीड था, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्पैक्शन. मतलब वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट इट्स वेरी गुड कि कॉम्पैक्शन किया जाए, बट क्यों किया जाए? अच्छा लगता है, रोलर मूव करता है, या इतने हैवी, और या कोई पत्थर टूटता है तो टूट के वो क्रश्ड होता है. क्यों ऐसा होता है कॉम्पैक्शन में? क्यों उस इतना हैवी कॉस्ट लगता है रोलर्स को लाने में, उसको हायर करने में, उसको ऑपरेट करने में? ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पैक्शन जो है वो सबसे पहले तो यू शुड नो दैट इट इंक्रीजेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. जो लोड लेने की जो क्षमता होती है सॉइल की, वो जो कॉम्पैक्टेड सॉइल है उसकी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू नॉन कॉम्पैक्टेड सॉइल. तो द फर्स्ट पॉइंट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड टू इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. दूसरा है कि टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉइल, मतलब कि आपके सॉइल की जो डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी को वो इम्प्रूव करता है. तो मतलब कि आप ऐसे भी समझिए कि वॉल्यूम जब आप कम कर रहे हैं सॉइल का, तो वॉल्यूम जब आप कम करते हैं तो डेंसिटी बढ़ ही जाएगी.
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तीसरा है टू डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। जब आपके सॉइल में वाइट्स बहुत ज़्यादा थे तो पानी आराम से क्रॉस हो जा रहा था, पास हो जा रहा था, तो जिससे परमेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जब आपने सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया, जब इसके बीच में स्पेस वाइड्स कम हो गया, तो अब क्या होता है कि पानी जो होता है एक एंड से दूसरे एंड नहीं जाता है या बहुत कम जाता है। तो इस तरह से ये इसकी परमेबिलिटी को भी कम कर देता है। और एट द लास्ट वी विल सी टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल का भी किसी का सरफेस किसी का स्ट्रक्चर का एक स्टेबल पोजीशन होता है, और अगर कॉम्पैक्ट सॉइल रहता है, जैसे मान लीजिए आपने एम्बैकमेंट ट्रेपीजॉइडल बनाया और वो विद द कोर्स ऑफ द टाइम अगर वेल कॉम्पैक्टेड नहीं रहता है, तो हो सकता है कि जो उसकी स्टेबिलिटी हो वो डीस्टेबलाइज हो जाए। मतलब उसका हो सकता है कि जो स्लोप है वो गिर जाए, या तो उसका फाउंडेशन है वो गिर जाए। तो इस तरह से स्टेबिलिटी सॉइल की खतरे में पड़ सकती है अगर आपका वेल स्टेबलाइज्ड या वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल नहीं हुआ। तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी यूज टू डू कॉम्पैक्शन। नाउ यू सी कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फील्ड कॉम्पैक्शन। मतलब फील्ड में हमको अगर कॉम्पैक्शन करना है तो किस किस तरह से, अलग अलग तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो मेनली जो आप देखिए, मेनली जो फील्ड कॉम्पैक्शन जो है, साइट कॉम्पैक्शन होता है, वो तीन ही तरह से करते हैं एक्चुअली। वो पहला है रोलिंग। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को रोल करें, जैसे कि आप रोलर्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें आप क्या उसको रोलर्स को स्लाइड करवाते हैं, ग्लाइड करवाते हैं। दिस वाज द फर्स्ट मेथड, रोलिंग। दूसरा होता है रैमिंग। रैमिंग मतलब होता है कि जब आपने अधुरमुस देखा होगा घरों में, जब प्लिंथ में आप सैंड डालते हैं और सॉइल डालते हैं, तो आप देखते होंगे धुरमुस का यूज़ होता है, और वो मैनुअली हाथ से यूज़ करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैमिंग। और तीसरा होता है वाइब्रेशन। तीसरा होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कहने का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल को अपने जगह से हिलाना मतलब कि उसको मूव कराने की कोशिश करना। जैसे कि आप क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्प्रिंग फिनोमेना में, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ देते हैं तो वो उसमें उनमें क्या हो जाता है, ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वो अपने पोजीशन पे रिलीज करता है, छोड़ता है फिर आता है, छोड़ता है फिर आता है। तो ये वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो एक खास सॉइल का एक टाइप है, कोहेजन लेस सॉइल, जिसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। सैंडी सॉइल के केस में वाइब्रेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वाइब्रेशन से क्या होता है, वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। मतलब वाइब्रेशन से सैंडी सॉइल में जो वाइट्स है, जो एयर का जो कण था, एयर वाइट्स था, जो एयर वॉल्यूम था, वो कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन से सुटेबल है अगर, तो वो है हमारे कोहेसिव या सैंडी सॉइल के लिए। तो इसी सारे मेथड्स में रोलिंग, रैमिंग और वाइब्रेशन के हिसाब से हमारा अलग अलग तरह का कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स है, जो कि हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे उसके। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स, ये मैंने एक स्लाइड ऐसे ही बना दिया। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रोलर्स यूज होते हैं। जैसे ये स्मूथ व्हील रोलर है, दूसरा ये ग्रिड रोलर है, तीसरा ये शिफ्ट फुट रोलर है। हम लोग एक एक करके इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड, सब्सिक्वेंट स्लाइड में हम लोग जानेंगे। रोलर्स क्या है? रोलर्स कुछ नहीं होता, एक्चुअली एक व्हीकल होता है। उस व्हीकल पे उसके व्हील्स के जगह मॉडिफाइड व्हील्स लगे रहते हैं, जो बेसिकली उनका काम होता है रोल करना। मॉडिफाइड व्हील्स मतलब नॉर्मल व्हील्स आप यूज़ करके कॉम्पैक्ट कर नहीं सकते, तो आप उसके व्हील्स को बड़े साइज में कर देते हैं, हैवी बना देते हैं, या अलग अलग शेप में चेंज कर देते हैं, या तो उसमें वाइब्रेशन के लिए आप कोई व्यवस्था कर देते हैं ताकि वो व्हील के वाइब्रेट करता हो, और वाइब्रेट करने से आपका सॉइल भी जो हो कॉम्पैक्ट होता हो। ठीक है, तो बेसिकली जो रोलर्स है वो जो जब रोलिंग करता है तो वो कुछ किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर 1 इज कॉन्टैक्ट प्रेशर। ये कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है कि जो आपका जो व्हील होता है किसी भी रोलर का, और जो जिस जमीन जिस सतह पे वो काम कर रहा है उसके बीच में जब वो रोल करता है, तो जरूरी सी बात है कि प्रेशर जनरेट होता है। वो जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट प्रेशर।
तो जहां ज्यादा प्रेशर जनरेट कर पाएगा तो वहां ज्यादा इफेक्टिव रोलिंग होगी, नॉर्मल सी बात है। दूसरा है नंबर ऑफ पासेस। पासेस मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा 2 मीटर का रोड था, 2 मीटर लंबा, तो वो कितनी बार रोल किया, मतलब इस एक छोर से लेके दूसरे छोर पर एक बार रोल किया तो उसको बोलेंगे 1 पास, फिर उसको दूसरी बार रोल किया तो उसको बोलेंगे 2 पास। वैसे ही जितना आप कम पासेस करेंगे आपका कॉम्पैक्शन कम होगा, और बहुत ज़्यादा पास करेंगे तो आपका कॉम्पैक्शन अच्छा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसको करते हैं तो वो आपका सार्थक नहीं होगा। पहला, क्योंकि जो मैक्सिमम डेंसिटी अचीव होनी थी वो हो गई, और दूसरा क्या है कि आपने इसका ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ा दिया रोलिंग का। तो नंबर ऑफ पासेस डिपेंड करता है कि कितना, कौन टाइप ऑफ सॉइल है, कि व्हाट्स द टाइप ऑफ सॉइल, और सेकंड वो डिपेंड करेगा कि कितने थिकनेस को, कितना थिकनेस के मिट्टी को या कोई और मीडिया को आपको कॉम्पैक्ट करना है। तो नॉर्मली ये वेरी करता है 5 to 15। यू शुड कीप दिस इन माइंड। तीसरा वो पास होता है लेयर ऑफ थिकनेस, मतलब कितना थिकनेस का लेयर है। आप बेसिकली हम लोग ये, जब आप रेलवेज में जाएंगे और रेलवेज में जब एम्बैंकमेंट बनता है तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा थिकनेस ना हो जाए। नॉर्मली बोला जाता है कि 15 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंच से जो है कम ही होना चाहिए एक लिफ्ट का थिकनेस। मतलब 6 इंच में आप पहले कॉम्पैक्ट कीजिए, फिर अगला लेयर डालिए 6 इंच का, उसको कॉम्पैक्ट कीजिए, फिर अगला लेयर डालिए। तो इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा आपका थिकनेस ज़्यादा नहीं होता है तो कॉम्पैक्टिव एनर्जी आराम से मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और कॉम्पैक्शन अच्छा होता है। आप बहुत मोटा लेयर को अगर कॉम्पैक्ट करेंगे तो फिर आपकी जो इफिशियंसी है, इफेक्टिवनेस है वो कॉम्पैक्शन का, वो क्या होगा, घट जाएगा। और ये भी डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ रोलर, अगर स्पीड ठीक है, थोड़ा स्लो है तो वो स्टेडी है, या बहुत ज़्यादा स्पीड है तो उस पर भी आपकी जो कॉम्पैक्शन इफिशियंसी है वो डिपेंड करेगी कि क्या होनी चाहिए। बहुत कम भी रोलिंग स्पीड जो है अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, तो एक ऑप्टिमम स्पीड जो है उस पर रोलर्स को ऑपरेट कराना चाहिए। और तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हमारे बहुत तरह के अलग अलग रोलर होते हैं, जैसे स्मूथ व्हील रोलर, जिसका व्हील जो होता है स्मूथ होता है। न्यूमेटिक टायर रोलर, जिसके व्हील में टायर लगे रहते हैं, जिसमें प्रेशर भरा हुआ रहता है, एयर प्रेशर रहता है। तीसरा है शिप फुट रोलर, जिस रोलर में जो शिप होता है, जो भीड़ होती है, उनकी जो फुट की जो शेप होती है उसी तरह से वो निकला हुआ प्रोजेक्टेड पार्ट रहता है, वी विल सी। और फिर ट्रैक लेइंग व्हीकल्स, ट्रैक जो ले करते हैं हम लोग इस पे ट्रेन के लिए, उसके लिए। और ट्रैक लेइंग व्हीकल्स अलग होते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ एक रोलर्स की तरह ही होता है, काफ़ी हैवी होता है इसकी इंजन। इसमें छूट गया है, जैसे ग्रिड रोलर्स भी हम लोग पढ़ते हैं। कन्फाइंड एरियाज में रोलिंग करने के लिए एक और स्पेशल टाइप रोलर्स होता है, इसको बोलते हैं रैमर्स। तो वी विल सी। जो पहला रोलर है वो है शिप फुट रोलर। द शिप फुट रोलर कंसिस्ट ऑफ हॉलो ड्रम विथ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन इट्स सरफेस। मतलब एक हॉलो ड्रम होता है जिसमें छोटा छोटा उठा हुआ प्रोजेक्शन रहता है। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। These projection penetrate the soil layers during the rolling operation and cause the compaction. इसी प्रोजेक्शन की वजह से वो क्या होता है कि सॉइल के अंदर में घुसता है और उसका कॉम्पैक्शन कर पाता है। ये इस ड्रम में आप क्या कर सकते हैं, पानी भी मिक्स कर सकते हैं ताकि ड्रम का भी जो मास है वो इंक्रीज कर सके। द ड्रम कैन बी फिल्ड विद द वाटर टू इंक्रीज द मास। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो शिप फुट रोलर होता है, शिप फुट रोलर जो होता है, आई एम शोइंग यू दिस इज अ पिक्चर ऑफ शिप फुट रोलर। आप देखते हैं कि बीच में एक मैनुअली सारे रोलर एक ही तरह के होते हैं। एक ऑपरेटर केबिन होता है, पीछे में व्हील्स रहता है, आगे में फ्रेम लगा हुआ रहता है, और इस फ्रेम में क्या है कि रोलर लगा हुआ है। 3 व्हील्स है, एक व्हील इधर होगा, एक व्हील इधर होगा, एक रोलर होगा। जो ड्रम है इस पर देखिए ये उठा हुआ प्रोजेक्शन है। ये जो प्रोजेक्शन का शेप है, आप शिप का भी जो पाँव का जो फुट जो होता है, उसका पाँव जो होता है उसमें इसी तरह का शेप होता है, तो आप उसी तरह से बनाया गया है इसमें। तो बेसिकली क्या होता है, जो कोहेसिव सॉइल होता है, क्लेई सॉइल, उस केस में क्या होता है, उनको गूंथना पड़ता है।
नीडिंग एक वर्ड है, जैसे आप आटा गूंथते हैं वैसे ही क्लेई सॉइल नीड्स नीडिंग एक्शन, और वो नीडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा प्रोजेक्शन चाहिए। तो वो प्रोजेक्शन यही प्रोवाइड करता है, और इसी प्रोजेक्शन की वजह से क्या होता है, वो नीडिंग एक्शन के कारण क्या होता है, उनका जो प्रोसेस है नीडिंग एक्शन के कारण क्या होता है, उनका अच्छे से कॉम्पैक्शन हो सकता है। तो इसीलिए ये जो दिस स्विफ्ट फुट रोलर इज सुटेबल मेनली फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव या क्ले सॉइल के लिए इसको आप यूज करते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट रोलर, दैट इज स्मूथ व्हील रोलर, मतलब वैसा रोलर जिसका जो व्हील हो वो स्मूथ हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली वेरी करता है। कन्वेंशनली पहले 3 व्हील रोलर रहता था, मतलब आगे में एक बड़ा सा रोलर लगा रहता था स्मूथ व्हील, और पीछे में 2 छोटे छोटे व्हील्स लगे रहते थे, तो 3 व्हील होता था, ठीक है। जो टेंडम रोलर्स है इसका वेट वेरी करता है, वही उसके साइज पे 1 to 14 टन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपका स्मूथ व्हील रोलर है वो आपका किसी एक स्पेसिफिक साइज का नहीं होगा, जैसे जैसे आपको जहाँ जहाँ जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उसका टन उसी तरह से चेंज होता है। मान लीजिए आपको बहुत हैवी कॉम्पैक्ट करना है और आपकी लिफ्ट बहुत ज़्यादा है, सॉइल की लिफ्ट मतलब सॉइल की थिकनेस, तो फिर आप हैवी टेंडम रोलर यूज करेगा। अब मान लीजिए कहीं पे बहुत कम आपको कॉम्पैक्ट करना है या आपकी लिफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उतनी हैवी टेंडम रोलर या उतनी हैवी वेट की रोलर आप यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात है, जितनी हैवी रोलर होगी उतना ज़्यादा अच्छा उसका कॉम्पैक्शन होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वो ग्रेविटी से अंदर नीचे फोर्स लगा पाएगा और उतना आराम से आपका जो एयर वॉइड से वो निकल पाएगा, ठीक है। तो दीज रोलर्स आर बेसिकली यूजफुल फॉर कॉम्पैक्टिंग ग्रैनुलर बेस ऑफ हाईवे एंड रनवेज, ओके। तो कहने का मतलब है कि बहुत नॉर्मली जो कोर्स ग्रेन्ड है, जैसे कि आप मान लीजिए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है जहाँ की ग्रेवल टाइप का मिट्टी है, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली ये स्मूथ व्हील रोलर को यूज़ किया जाता है। बेसिकली जब हाईवे और रनवे का कंस्ट्रक्शन होता है उस दौरान इसको यूज़ किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जो क्लेई अगर सॉइल होगा बहुत ज़्यादा कोइजी होगा तो उस जगह इसको स्मूथ व्हील रोलर को यूज़ नहीं करेंगे, और जहाँ डीप लेयर्स ऑफ सॉइल को करना है, बहुत डीप लेयर ऑफ सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है, तो भी वहाँ उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। Now we will see a diagram. In this you can see ये एक्चुअली 2 व्हील्स है, एक पीछे भी लगा एक आगे लगा, ऑपरेटर कैबिन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये बहुत हैवी आपको स्मूथ व्हील रोलर दिख रहा है। ये उसका फ्रेम लगा रहता है, इस पे ये लगा हुआ रहता है। ये रोलर का जो व्हील है ये रोल करते हुए आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, और इसी रोलिंग की वजह से जो आपका कोर्स ग्रेन सॉइल है, ग्रेवल टाइप का जहाँ मिट्टी है, बाउल्डर है, वो आराम से उसको क्रश करते हुए उसकी रोलिंग करती है। अब हो सकता है कि ये कम वेट का हो जहाँ आपको कम कॉम्पैक्टिव एनर्जी चाहिए, अब जहाँ आपको ज़्यादा कॉम्पैक्टिव एनर्जी चाहिए तो फिर इसकी वेट जो होती है वो हैवी वेट आप यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ रोलर, न्यूमेटिक टायर रोलर। हमने पहले ही बता दिया था कि वैसे रोलर जहाँ व्हील्स में नॉर्मल टायर यूज होते हैं, लेकिन नॉर्मल टायर कहने का मतलब है कि टायर्स तो जरूर रहते हैं बट वो मल्टीपल नंबर्स ऑफ टायर्स रहते हैं, और उसमें बहुत हैवी उसकी एयर प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टिव एनर्जी ग्राउंड को, सॉइल को देता है, जिसकी वजह से रोलिंग होता है, तो वैली करता है। डीज आर द न्यूमेटिक टायर रोलर्स यूज कंप्रेस्ड एयर टू डेवलप द रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर। मतलब इन्फ्लेशन मतलब वो जो फुला हुआ रहता है उसको कहते हैं इन्फ्लेटेड ट्यूब्स, इन्फ्लेटेड व्हील्स, और वो इन्फ्लेटेड व्हील से वो प्रेशर डालता है अपने नीचे सरफेस पे। तो दीज रोलर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 व्हील्स फिक्स्ड ऑन द 2 axes with the pneumatic tires so space that complete coverage is obtained with each pass of the roller। मतलब कि ये इस तरह से इनकी स्पेसिंग रहती है व्हील्स की, ताकि पूरा एरिया जो है ऑलमोस्ट कवर हो जाए और कॉम्पैक्शन जो वो अच्छी तरीके से हो सके। तो दीज रोलर्स आर ऑल्सो इफेक्टिव फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेजिंग एज वेल एज कोहेजन लेस सॉइल, मतलब दोनों के केस में इसको यूज कर सकते हैं। तो जनरल सा बात है, अगर बहुत ज़्यादा कोहेजिव हो जाएगा तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली सॉइल कहीं का ऐसा नहीं होता है कि पूरा कोहेजिव या
कोहेजन लेस होता है, मिक्स होता है। तो अगर ऐसा तरह का मिक्स रहेगा तो फिर आप ये दिस टाइप ऑफ रोलर इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज और बहुत कॉमन है ये। यू कैन सी दिस इज़ द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक टायर रोलर्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अलग ये उसकी गाड़ी है, कैब है, यहाँ पे ऑपरेटर बैठता है, ये फ्रेम लगा हुआ है। इस फ्रेम से आगे में आप देख सकते हैं आगे में 4 व्हील है, पीछे में भी हो सकता है 4 व्हील हो। बेसिकली इसकी स्पेसिंग इस तरह से रहती है कि जिस एरिया में इसको कवर करना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है, वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट हो सके। तो इसके अंदर जो इन्फ्लेटेड प्रेशर रहता है, व्हील्स के नीचे जो प्रेशर रहता है, यही वो जो व्हील जो है अपने इन्फ्लेटेड प्रेशर की वजह से अपना ग्रेविटेशनल एनर्जी नीचे प्रोवाइड करता है सरफेस पर, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो होता है सॉइल का कॉम्पैक्शन होता है बाय एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर। नाउ वी विल सी व्हाट इज वाइब्रेशन। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि अलग अलग सॉइल के कॉम्पैक्शन के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो कुछ सॉइल ऐसा होता है जिसको रोलिंग से वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कुछ सॉइल ऐसा होता है जो रैमिंग से अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉइल ऐसा होता है जिसमें रोलर्स आप चलाएं भी तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो वहाँ पे उनको वाइब्रेशन देने की ज़रूरत होती है। उसको वाइब्रेट अगर आप करा दें तो आपको क्या होगा कि वो उसमें बहुत जल्दी बहुत कम एनर्जी देके आप उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। और वो जो टाइप है सॉइल का वो बेसिकली कोहेजन लेस सॉइल या सैंडी सॉइल होता है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो इन द वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर वाइब्रेशन आर इंड्यूस्ड इन द सॉइल ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन। मतलब कॉम्पैक्शन के दौरान जो है सॉइल में वाइब्रेशन को इंड्यूस किया जाता है। एंड दीज कॉम्पैक्टर्स आर अवेलेबल इन वैराइटीज ऑफ फॉर्म्स। और ये जो कॉम्पैक्टर्स है वो बहुत से वैराइटीज में अवेलेबल हैं। व्हेन द वाइब्रेटर्स इज माउंटेड ऑन अ ड्रम इट इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी रोलर। जब एक ड्रम में माउंटेड हो, मतलब वाइब्रेटर्स क्या होता है स्पेशली कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जाकि जिसकी वजह से क्या होता है ड्रम जो है वाइब्रेट करता है, और ड्रम के वाइब्रेशन से वो जो वाइब्रेशनल फोर्स है वो अपने नीचे सॉइल में जाएगा, और वो सॉइल में जब वो वाइब्रेशन होगा तो वो अपने जगह में रीएडजस्ट करेगा। रीएडजस्ट करने से क्या होगा, क्लोज आएगा तो डेंसिफिकेशन होगा, और जो एयर उनके बीच का है वो एक्सपल्सन होगा उसका। तो दिस इज ऑल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वाइब्रेशन। तो these rollers are available both as pneumatic type और स्मूथ व्हील टाइप। तो ये हो सकता है कि आपका जो टायर में नॉर्मल जो ट्यूबुलर टायर है उसमें भी कुछ वाइब्रेशन का अरेंजमेंट कर दें, क्लॉज लगा दें ताकि वो टायर वाइब्रेट करे। या तो जो आपका स्मूथ व्हील नॉर्मल उसमें है उसमें हम अगर वाइब्रेटर लगा देते हैं तो वो क्या होगा, मूव भी करेगा रोलिंग की वजह से, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो हो सकता है कि नॉर्मल आप न्यूमेटिक टायर में भी वाइब्रेटर लगा सकते हैं, या तो आप स्मूथ व्हील टाइप रोलर जो आपको ऊपर बताया ये इस रोलर में भी आप वाइब्रेटर लगा सकते हैं। मैं एक साइट पर जिस साइट पे था उस साइट में यही रोलर यूज किया था, लेकिन इसमें वाइब्रेटर माउंटेड था जिसकी वजह से ये रोलिंग के दौरान ये वाइब्रेट भी करते रहता था। ओके। और एक और भी है वाइब्रेशन का अलग सा मोड जिसको कहते हैं हम लोग वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर। इट इज अ वाइब्रेटिंग प्लेट कॉम्पैक्टर। ये एक्चुअली एक प्लेट का जैसा छोटा सा रहता है, मैनुअल हैंडी रहता है, इसको यूज कर सकते हैं। हैंड ऑपरेटेड वाइब्रेटिंग प्लेट्स आपको कन्फाइंड एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में करना है तो वहाँ पे आप जो है ये वाइब्रेटिंग प्लेट यूज कर सकते हैं। और चूंकि छोटा सा कॉम्पैक्ट मतलब छोटा होता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, तो एक तो कन्फाइंड एरियाज में यूज कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ तक इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जो कम डेप्थ वाला चीज़ है, कम डेप्थ का जो एप्लीकेशन एरियाज है वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो आपको जैसे बेसिकली ये आपका जो है रोलर उसमें देख लीजिए स्मूथ व्हील है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है वाइब्रेटर का। तो ये जब मूव करेगा तो मूव करने के अराउंड ये हिलता भी रहता है, और इसके हिलने से क्या होता है आप जो है दोनों इसका मतलब हिलता रहता है, मतलब कहने का मतलब है कि वाइब्रेट करता रहता है। वाइब्रेट करने से क्या होता है रोलिंग के साथ वाइब्रेशनल एनर्जी भी जाता है सॉइल में, और वो उसकी डेंसिफिकेशन होती है और उसकी कॉम्पैक्शन होती है।
जो लास्ट एक टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रैमिंग। रैमिंग कुछ नहीं है, मतलब रैमर्स होते हैं जैसे गांव में घरों में हम लोग धुरमुस जिसको देखते थे, उसी का टेक्निकली नाम रैमिंग है। बहुत बड़ा कोई तीर नहीं है ये। इट इज़ ए हैंड ऑपरेटेड रैमर which consists of a block of iron about 3 to 5 kg in mass attached to a wooden rod। मतलब नीचे में ब्लॉक रहता था और ऊपर में बांस का वो बल्ली रहता था। तो नॉर्मली वही चीज़ है। अब क्या है कि काफ़ी मैकेनाइज्ड रैमर्स भी आते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो दिस रैमर्स इज लिफ्टेड फॉर अबाउट 0.3 मीटर एंड ड्रॉप्ड ऑन द सॉइल टू बी कॉम्पैक्टेड, जो मैनुअल कॉम्पैक्शन हमने देखा था। Tampers are used to compact soil adjacent to existing structures such as trenches within the plinth of the building। ऐसा हमारा R&D होने लगा तो हमने बहुत सारे हैंडी टूल्स भी बना दिए। तो कुछ जगह जहाँ पे आप रोलर्स यूज़ नहीं कर सकते, तो नॉर्मल सी बात है, कोई कन्फाइंड एरियाज है, कोई छोटा एरिया है, कोई कॉर्नर एरिया है, या घर के अंदर आपको प्लिंथ में फिलिंग करने के बाद कॉम्पैक्ट करना है, तो रोलर्स तो आपके घर में आएगा नहीं, तो फिर आपको रैमिंग ही यूज़ करना पड़ेगा। और आजकल तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक जो है एज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह भी वो यूज़ होता है। देखिए ये नॉर्मल, यू कैन सी दिस जो यूज़ हो रहा है, देखिए आप, ये उसका रॉड है और ये बीच में हैवी है, वो उसको मैनुअली इसको लिफ्ट कर रहा है और नीचे कर रहा है, और इसका मैनुअल कॉम्पैक्शन हो रहा है। उसी तरह से आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा मैकेनाइज्ड है, ये नीचे में लगा हुआ है। अब इसको ये ऑन करेगा तो ये अपने आप लिफ्ट होते जाएगा, तो इसको बस पकड़ के रखना पड़ता है और जहाँ जहाँ आपको कॉम्पैक्ट करना है उसको मूव अराउंड करना है। ये तो मैनुअली ये मतलब करना आप ही को पड़ेगा, लेकिन आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डीजल ऑपरेटेड हो सकता है या तो हो सकता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ये चले। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज सेशन। We have already discussed the different types of compactive equipment. Now on the next session we will start our unit 6 of ACTE। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। होप करते हैं कि जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आपका हम अपलोड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।